एक रात 1942 की बात है। ब्रिटिश सरकार एक बहुत ही बड़ा और गुप्त ऑपरेशन चलाती है। हाँ, जिसे उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर कहा था। बिल्कुल। और उस रात रातों रात महात्मा गांधी और उनके साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। सभी को मतलब एक ही झटके में पूरा नेतृत्व गायब? सही बात है। किसी भी आम स्थिति में किसी भी नॉर्मल जन आंदोलन में ना, ये वो पल होता है जब सब कुछ बिखर जाता है। लीडर खत्म तो आंदोलन खत्म। आमतौर पर यही देखा जाता है। लेकिन यहां कुछ बिल्कुल अलग होता है। आंदोलन मरता नहीं है, बल्कि एक भयानक विस्फोट की तरह पूरे देश में फैल जाता है। बिना किसी लीडर के। हाँ, वही तो। बिना किसी लीडर के, बिना किसी सेंट्रल डायरेक्शन के। और ये कोई चमत्कार नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरी इंजीनियरिंग थी। सही कहा। तो सवाल ये है कि कोई एक ऐसे आंदोलन का ढांचा कैसे तैयार कर सकता है जो इतना अचूक हो कि अपने सबसे बड़े नेता के बिना भी एक ऑटो पायलट मोड पे चलता रहे। इस डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। ये बहुत ही शानदार सवाल से शुरुआत की है आपने, क्योंकि अक्सर जब हम बड़े ऐतिहासिक बदलावों या क्रांतियों की बात करते हैं ना, तो दिमाग में बस अराजकता आती है। हाँ, जैसे अचानक भड़की हुई भीड़ और टूटते हुए बैरिकेड्स, है ना? बिल्कुल। लगता है जैसे सब कुछ बस भावनाओं के उफान में ऐसी रैंडमली हो रहा हो। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं, वो इस अचानक हुई क्रांति वाले मिथ को पूरी तरह तोड़ देती है। एकदम सही। आज हमारे पास 1915 से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलनों का एक बेहद प्रभावशाली इन्फोग्राफिक है। एक पूरी टाइमलाइन है जिसने आगे का रास्ता तय किया। हाँ, और इस टाइमलाइन को गहराई से देखने पर जो सामने आता है वो किसी अराजकता का नहीं, बल्कि एक बहुत ही सटीक, सोचे समझे मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई एक बहुत बड़ा और जटिल पुल बना रहा हो। पहले मिट्टी की जांच की, फिर छोटे पिलर्स बनाए और अंत में पूरा ढांचा खड़ा कर दिया। वही तो। और आज हमारा मिशन सिर्फ इन ऐतिहासिक तारीखों को दोहराना नहीं है। हमें ये समझना है कि ये स्ट्रैटेजी वास्तव में कैसे विकसित हुई। कैसे एक क्षेत्रीय स्तर से उठकर इसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को पंगु बना दिया। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। और मेरा ध्यान मुख्य रूप से उन पैटर्न्स और स्ट्रैटेजीज को पहचानने पर होगा जो इन घटनाओं के पीछे काम कर रहे थे। एक रणनीतिकार के नजरिए से ये देखना बहुत दिलचस्प है कि एक विशाल जनसंख्या को एक साझा लक्ष्य के लिए कैसे तैयार किया जाता है। तो अगर हम इस टाइमलाइन की नींव की बात करें तो स्रोत बताता है कि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, जहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। हाँ, और भारत आकर वो तुरंत कोई राष्ट्रीय हड़ताल या बड़ा आह्वान नहीं करते। इसके बजाय 1917 और 1918 में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक छोटे और क्षेत्रीय आंदोलन नजर आते हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह। एग्जैक्टली। 1917 का चंपारण सत्याग्रह स्रोत के मुताबिक यह बिहार में नील की खेती करने वाले शोषित किसानों के लिए था, जिसे भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा भी कहा गया। प्रथम सविनय अवज्ञा। फिर आता है 1918 का गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, जहां अकाल पीड़ित किसानों को टैक्स से राहत दिलानी थी। और उसी साल अहमदाबाद मिल हड़ताल भी हुई, जहां बेहतर वेतन के लिए पहली भूख हड़ताल का प्रयोग हुआ। ये तीनों ही बहुत अलग अलग मुद्दे थे। वही तो मैं सोच रहा था। अगर मैं आज के स्टार्टअप जगत की भाषा का इस्तेमाल करूं तो क्या हम चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद को गांधी जी के राष्ट्रीय लॉन्च से पहले के पायलट प्रोजेक्ट मान सकते हैं? पायलट प्रोजेक्ट, अच्छा। हाँ, मतलब क्या इन छोटे और अलग-अलग वर्गों जैसे किसान और मजदूर के मुद्दों ने मिलकर एक बड़े बीटा टेस्टिंग फेज का काम किया? देखिए, ये स्टार्टअप वाली उपमा सुनने में काफी दिलचस्प लगती है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा असहमत होना पड़ेगा। ओह अच्छा, क्यों? क्योंकि एक स्टार्टअप में अगर कोई बेटा टेस्ट फेल हो जाता है ना, तो सिर्फ कुछ निवेशकों का पैसा डूबता है। वो अब कुछ नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। हाँ, वहाँ रिस्क थोड़ा फाइनेंशियल होता है। लेकिन यहाँ दांव पर सीधे तौर पर लोगों की जिंदगियां लगी थीं। ओह राइट। अगर चंपारण या खेड़ा में ये अहिंसक स्ट्रैटेजी फेल होती तो इसका नतीजा भयानक जनसंहार या क्रूर ब्रिटिश दमन के रूप में सामने आ सकता था। इसलिए इन्हें सिर्फ परीक्षण कहना शायद थोड़ा कम आंकना होगा। मैं समझ रहा हूँ। ये असल में बहुत ही हाई स्टेक्स प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिशन थे। उन्हें साबित करना था कि ये काम करता है। ये बात काफी सोचने वाली है। तो अगर ये सिर्फ परीक्षण नहीं थे
तो इन छोटे और अलग-अलग वर्गों के मुद्दों को ही सबसे पहले क्यों चुना गया? मेरा मतलब है सीधे दिल्ली जाकर ब्रिटिश विसरॉय को पूरे देश की तरफ से चुनौती क्यों नहीं दी गई? क्योंकि देखिए, बड़े पैमाने पर विश्वास रातों रात नहीं बनता। अहिंसक सत्याग्रह उस समय भारतीय जनमानस के लिए एक बिल्कुल नया और अनजाना हथियार था। हाँ, लोगों को तो लगता होगा कि बिना लड़े कैसे जीतेंगे। बिल्कुल। सदियों से लोगों को यही पता था कि ताकत का जवाब सिर्फ ताकत या हथियारों से दिया जाता है। सीधे सबसे बड़े दुश्मन से टकराने के बजाय जमीनी स्तर पर यह साबित करना जरूरी था कि अहिंसा वास्तव में परिणाम दे सकती है। तो उन्होंने पहले छोटे टारगेट सुने? हाँ, अब चंपारण को ही ले लीजिए। वहां नील के किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा मजबूर किया जा रहा था। जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी उनसे। सही बात है। और जब बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ कानूनी और नैतिक दबाव से वो शोषणकारी प्रणाली खत्म करवाई गई, तो पूरे देश में एक लहर दौड़ गई। मतलब उन्होंने ये दिखाया कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे बिना खून बहाए भी झुकाया जा सकता है। बिल्कुल सही। इन 3 जगहों पर उन्होंने 3 अलग-अलग ताकतों को चुनौती दी। गोरे बागान मालिक, फिर ब्रिटिश राजस्व अधिकारी और खुद भारतीय मिल मालिक। वो वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। 3 अलग-अलग ऑपरेसर्स। हाँ, इससे ये संदेश गया कि ये तरीका निष्पक्ष है और हर तरह के अन्याय के खिलाफ कारगर है। जब इन स्थानीय स्तरों पर जीत मिली, तब जाकर पूरे देश को ये भरोसा हुआ कि इस तरीके से बड़ा राष्ट्रीय युद्ध भी लड़ा जा सकता है। यहाँ से कहानी एक बहुत ही लॉजिकल मोड़ लेती है। हाँ। एक बार जब ये बुनियादी भरोसा बन गया, तो इस क्षेत्रीय स्ट्रैटेजी को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ले जाया गया? अगर हम इस टाइमलाइन के पीछे के घटनाक्रम को देखें, तो ब्रिटिश सरकार खुद एक ऐसी चिंगारी दे देती है जो इस क्षेत्रीय आग को राष्ट्रीय ज्वाला में बदल देती है। आप रॉलेट एक्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत सामग्री में 1919 के रॉलेट सत्याग्रह और उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार का बड़ा स्पष्ट जिक्र है। जी, रॉलेट एक्ट वाकई एक बहुत ही भयानक कानून था। बिना ट्रायल के अरेस्ट वाला सिस्टम। बिल्कुल। इसने ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना अदालत में पेश किए अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। ये सीधे तौर पर लोगों के बुनियादी मानवाधिकारों को कुचलने का प्रयास था, जो कि किसी भी तरह से कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल था। सही बात है। और जब इसका शांतिपूर्ण विरोध हुआ, तो जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर जो क्रूर नरसंहार किया गया, उसने पूरे देश की मानसिकता को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग गुस्से में थे, बहुत ज्यादा। और यही वो टर्निंग पॉइंट था। और इसी के जवाब में 1920 से 1922 का असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। और यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि इस आंदोलन की जो रूपरेखा है इस इन्फोग्राफिक में दी गई है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार, खिताबों को लौटाना, स्कूल और अदालतों का त्याग और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। सब कुछ छोड़ देने को कहा गया। वही ना, ये कुछ ऐसा था जैसे पूरे देश से कहा जा रहा हो कि इस ब्रिटिश शासन नाम के सिस्टम से अब पूरी तरह अनसब्सक्राइब कर दो। अनसब्सक्राइब, काफी अच्छा शब्द चुना आपने। और यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि ये अनसब्सक्राइब करने की स्ट्रैटेजी केवल एक प्रतीकात्मक या भावनात्मक कदम नहीं थी। तो फिर क्या था? इसके पीछे एक बहुत ही क्रूर आर्थिक और मनोवैज्ञानिक गणित काम कर रहा था। एक मिनट, क्रूर आर्थिक गणित? वो कैसे काम कर रहा था? देखिए, ब्रिटेन भारत पर शासन क्यों कर रहा था? पैसे के लिए, ऑफ कोर्स। मुख्य रूप से आर्थिक लाभ के लिए ही ना। भारत उनके कारखानों के लिए कच्चे माल का स्रोत था और उनके तैयार माल, विशेषकर कपड़ों के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। ओह, तो जब लोग कपड़े नहीं खरीदेंगे? नहीं, तो इसका सीधा असर इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर की मिलों पर पड़ा। मतलब उनका धंधा बंद होने लगा? वहां की मिलें बंद होने के कगार पर आ गई थीं। आर्थिक रूप से साम्राज्य का खून बहने लगा था। क्या बात है! मतलब हमने सिर्फ उनका सिस्टम इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, हमने उनके व्यापार की रीढ़ ही तोड़ दी। अगर हम आपका खेल खेलना ही बंद कर दें तो आप अंपायर कैसे रहेंगे, है ना? एकदम सही विश्लेषण है आपका। अंग्रेज मुट्ठी भर थे। वो 30 करोड़ भारतीयों पर शासन सिर्फ इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि भारतीय खुद उनके बनाए सिस्टम को वैधता दे रहे थे, लेजिटिमेसी दे रहे थे। हाँ, जिस दिन एक आम भारतीय ने उनकी स्कूल में जाना बंद कर दिया,
उनकी अदालत में मुकदमा ले जाना छोड़ दिया, उसी दिन वो ब्रिटिश वैधता खत्म होने लगी। इस बहिष्कार ने हर एक आम इंसान को, चाहे वो किसान हो, छात्र हो या घरेलू महिला, इस विशाल स्वतंत्रता संग्राम का एक सक्रिय सैनिक बना दिया। ये स्ट्रैटेजी तो सच में माइंड ब्लोइंग थी। लेकिन इसी असहयोग आंदोलन के दौरान एक और चीज का जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में है, जो मुझे हमेशा थोड़ा उलझा देती है। ऐसी कौन सी बात है? इसमें लिखा है कि इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन भी शामिल था। अब स्वतंत्रता की लड़ाई में एक ऐसे मुद्दे को क्यों जोड़ा गया जो मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद टर्की के खलीफा के पद से जुड़ा था? क्या ये एक बाहरी और धार्मिक मुद्दे को पूरे राजनीतिक आंदोलन में मिलाना नहीं था? ये एक बहुत ही पैनी आपत्ति है जो अक्सर इस बारे में उठाई जाती है। सतह पर देखने में ये एक धार्मिक मुद्दा जरूर लग सकता है, लगता ही है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें तो स्ट्रेटेजिकल नजरिए से ये एक मास्टर स्ट्रोक था। ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी और सबसे सफल नीति क्या थी भारत में? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। बिल्कुल सही। वो जानते थे कि जब तक हिंदू और मुस्लिम समाज बंटते रहेंगे, ब्रिटिश सत्ता भारत में पूरी तरह सुरक्षित है। ओह, अब मैं समझ रहा हूँ। तो क्या खिलाफत आंदोलन का समर्थन इस फूट डालो और राज करो की नीति को हमेशा के लिए तोड़ने का एक सीधा प्रयास था? एकदम सही समझे आप। गांधी जी ने ये पहचान लिया था कि अगर खिलाफत के मुद्दे पर हिंदू मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, तो ये एक ऐसा डेमोग्राफिक गठबंधन तैयार करेगा जिसे कोई भी ब्रिटिश ताकत कभी नहीं तोड़ पाएगी। वाह, ये काफी दूर की सोच थी। हाँ, ये सिर्फ एक धार्मिक मांग का समर्थन नहीं था, बल्कि भारत के दो सबसे बड़े समुदायों को एक साझे दुश्मन के खिलाफ एक मंच पर लाने की एक बहुत ही सोची समझी कूटनीति थी, ताकि संख्या बल का एक ऐसा पहाड़ खड़ा किया जा सके जिसे पार करना अंग्रेजों के लिए नामुमकिन हो जाए। ये रणनीतिक गहराई सच में हैरान करने वाली है। लेकिन किसी भी सिस्टम को इग्नोर करना या उसे अनसब्सक्राइब करना भी एक हद तक ही काम कर सकता है ना? बिल्कुल, उसकी एक लिमिट होती है। एक समय आता है जब केवल बहिष्कार से काम नहीं चलता, आपको सक्रिय रूप से उस सिस्टम को तोड़ना पड़ता है। और वही हम अगले दौर में देखते हैं। हमारी टाइमलाइन हमें अब 1930 के उस दौर में ले जाती है, जहां स्ट्रैटेजी बहिष्कार से आगे बढ़कर सक्रिय सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस में बदल जाती है। अब सिर्फ विदेशी कपड़े जलाने काफी नहीं था, अब अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना था। नमक सत्याग्रहों को चुना गया। दांडी मार्च एक बहुत ही आइकॉनिक मूवमेंट। पर यहां मैं सच में बहुत उलझन में पड़ जाता हूँ। क्यों उलझन? क्यों? आप सोचिए ना, आप दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को सीधी चुनौती दे रहे हैं। आपके पास उठाने के लिए हजारों बड़े मुद्दे हैं, भू राजस्व है, सैन्य खर्च हैं, बड़े बड़े टैक्स हैं। और आप मुद्दा क्या चुनते हैं? नमक। मुझे ये समझ नहीं आता, क्या 240 मील पैदल चलकर समुद्र के किनारे से सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाना इतिहास का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक दिखावा था, या इसके पीछे कुछ ऐसा अर्थशास्त्र था जो मैं नहीं देख पा रहा हूं? ये एक बहुत ही स्वाभाविक उलझन है, और आप अकेले नहीं हैं। उस समय के कई बड़े नेताओं और खुद अंग्रेजों को भी यही लगा था कि नमक जैसा मामूली मुद्दा भला ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कैसे हिला सकता है। हाँ ना, नमक से क्या ही उखाड़ जाएगा उनका। लेकिन अगर हम इसे बिगर पिक्चर से जोड़ें तो ये एक जीनियस लेवल की सोच थी। नमक कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये इंसान की बायोलॉजिकल जरूरत है। हाँ, शरीर को नमक चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कोई भी हो। ठीक कहा। और ब्रिटिश सरकार ने इस बुनियादी जरूरत पर एकाधिकार कर रखा था और उस पर भारी टैक्स लगा दिया था, जो कि बहुत गलत था। ये एक ऐसा टैक्स था जो समाज के सबसे अमीर व्यक्ति को भी देना पड़ता था और उस सबसे गरीब मजदूर को भी, जिसके पास खाने के लिए शायद सिर्फ सूखी रोटी होती थी। ओह, मैं अब कलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर आप भू राजस्व का मुद्दा उठाते तो केवल किसान जुड़ते, अगर आप मिल मजदूरों का मुद्दा उठाते तो केवल शहरी मजदूर जुड़ते। लेकिन नमक एक ऐसा शब्द था जिसने पूरे देश को एक झटके में एक सूत्र में बांध दिया। क्या स्ट्रैटेजी थी, मतलब काफी माइंड ब्लोइंग। और वो जो 240 मील की पैदल यात्रा थी, वो एक तरह का साइकोलॉजिकल बिल्डअप लग रहा है मुझे। बिल्कुल, ये एक मास्टर क्लास पीआर और मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी थी। जब वो साबरमती आश्रम से निकले तो मुट्ठी भर लोग थे, सिर्फ कुछ लोग। हाँ,
लेकिन जैसे जैसे वो 24 दिनों तक गांव-गांव से गुजरे, पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें उन पर टिक गईं। सब देख रहे थे कि आगे क्या होगा। ये किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह था कि कल क्या होगा, क्या वो गिरफ्तार होंगे, क्या गोली चलेगी। हर दिन के साथ लोगों के मन से ब्रिटिश साम्राज्य का खौफ खत्म हो रहा था और एंटिसिपेशन बढ़ रही थी। सही कहा। और अंततः जब उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर वो नमक बनाया, तो वो सिर्फ एक चुटकी नमक नहीं था, वो एक डंके की चोट पर की गई घोषणा थी कि आज से हम तुम्हारे अन्यायी कानूनों को मान्यता नहीं देते। कमाल है। एक बहुत ही साधारण सी चीज को पूरे देश की ताकत का प्रतीक बना दिया गया। लेकिन बाहरी सत्ता से इस सीधे टकराव के बीच ही ये टाइमलाइन एक बहुत ही गंभीर आंतरिक संकट की ओर भी इशारा करती है। आप 1932 की बात कर रहे हैं। हाँ, 1932 का यरवाड़ा समझौता, या जिसे पूना पैक्ट भी कहते हैं। स्रोत के अनुसार जेल के भीतर गांधी जी ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया था। ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है इस टाइमलाइन का। मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि जब पूरी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ चल रही है, तब अचानक से सारा ध्यान देश के भीतर के एक सामाजिक मुद्दे पर क्यों केंद्रित कर दिया गया? क्योंकि देखिए, ये कोई साधारण सामाजिक मुद्दा नहीं था। ये भारत के भविष्य के अस्तित्व का सवाल था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी वही फूट डालो और राज करो नीति का सबसे खतरनाक कार्ड खेला था। अच्छा, वो लोग आपस में ही लड़वाना चाहते थे। बिल्कुल, वो दलितों को हिंदुओं से अलग करके उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल बनाना चाहते थे। अलग निर्वाचन मंडल मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां समाज के अलग अलग हिस्से पूरी तरह से राजनीतिक रूप से कट जाएं। सही पकड़ा आपने। देखने में ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व लग सकता था, लेकिन इसके पीछे का असल मकसद समाज को स्थायी रूप से विभाजित करना था। ओह, तो ये परमानेंटली देश को तोड़ने की साजिश थी। हाँ, अगर ये लागू हो जाता तो भारतीय समाज हमेशा हमेशा के लिए टुकड़ों में बंट जाता और कभी एक अखंड राष्ट्र नहीं बन पाता। अब समझ आया। इसीलिए गांधी जी का वो अनशन सिर्फ एक विरोध नहीं था, वो भारतीय समाज के ताने बाने को हमेशा के लिए बिखरने से रोकने के लिए एक बेहद हताश और जरूरी काउंटर मेजर था। एक जवाबी कदम। बिल्कुल। अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो ऐतिहासिक समझौता हुआ और उसके बाद जो हरिजन आंदोलन चला, वो यह स्पष्ट करता है कि छुआछूत जैसी आंतरिक सामाजिक बीमारियों को मिटाए बिना बाहरी आज़ादी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये बात सच में पूरी तस्वीर को साफ कर देती है। आप एक तरफ बाहर के दुश्मन से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही घर की नींव को दीमक से बचा रहे हैं। वही तो, घर मजबूत होना जरूरी है। अब इस लंबी यात्रा के बाद हम उस दौर में प्रवेश करते हैं जो सबसे अधिक उग्र और निर्णायक महसूस होता है। 1940 से 1947 का अंतिम संघर्ष, आखिरी पड़ाव। हाँ, स्रोत कहता है कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है क्योंकि भारत को बिना उसकी सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया था। हाँ, बिना पूछे हमें युद्ध का हिस्सा बना दिया। लेकिन असल भूचाल आता है 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, और यहां वो ऐतिहासिक नारा गूंजता है, करो या मरो, डू और डाई। ब्रिटिश सत्ता से तुरंत इसी वक्त देश छोड़ने की मांग, सबसे बड़ी और डायरेक्ट मांग। यहां मुझे एक बार फिर से इस पूरी स्ट्रैटेजी पर सवाल खड़ा करना है। कीजिए, बिल्कुल कीजिए। हमने 1915 से 1930 तक एक बहुत ही नियंत्रित, बहुत ही संयमित आंदोलन देखा, लेकिन ये जो करो या मरो का नारा है, ये बहुत ही आक्रामक लगता है मुझे। हाँ, शब्दों से तो यही लगता है। क्या इतने दशकों के बाद अंततः उनका धैर्य टूट गया था? क्या अंतिम दौर में आकर अहिंसा की वो मूल स्ट्रैटेजी छोड़ दी गई थी? ये एक बहुत ही जायज़ सवाल है जो इस टाइमलाइन के इस हिस्से को देखकर किसी के भी मन में आ सकता है। लेकिन अगर हम इसका रणनीतिक विश्लेषण करें तो पाएंगे कि स्ट्रैटेजी छोड़ी नहीं गई थी, बल्कि वो अपने अंतिम और सबसे परिपक्व चरण में पहुंच गई थी। परिपक्व चरण, मैच्योरिटी। करो या मरो, परिपक्वता कैसे है? क्योंकि करो या मरो का मतलब हथियार उठाना या हिंसा करना बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था पूर्ण और अंतिम असहयोग। ये इस बात का ऐलान था कि अब हम तब तक एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक सत्ता पूरी तरह हस्तांतरित नहीं हो जाती, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। ओह, मतलब एब्सोल्यूट नॉन कोऑपरेशन, नो बैकिंग डाउन। बिल्कुल।
1920 में जिस जनता को अहिंसा का प्रशिक्षण मिलना शुरू हुआ था, 1942 तक वो वैचारिक रूप से पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। आपस उस घटना पर ले जाती है जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरुआत में किया था, 1942 की वो रात। जब सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। एग्जैक्टली। ब्रिटिश सरकार को लगा कि अगर वो सर काट देंगे, मेरा मतलब है नेतृत्व को हटा देंगे, तो धाड़ यानी जनता अपने आप गिर जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये नहीं समझा कि पिछले 25 सालों में उन पायलट प्रोजेक्ट्स, असहयोग और सविनय अवज्ञा के जरिए भारत के हर एक गांव, हर एक गली में लाखों नए नेता तैयार हो चुके थे। हर आम इंसान नेता बन गया था। हाँ, जब कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं बची, तब भी आम जनता ने समानांतर सरकारें चला दी और बिना किसी निर्देश के इस विशाल आंदोलन को अपने कंधों पर उठा लिया। ये सुनना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो इन सब का अर्थ क्या है? अगर हम स्रोत सामग्री के अंत में दी गई उस कंपैरेटिव टेबल को देखें ना, तो ये पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। उस टेबल में एक क्लियर प्रोग्रेशन दिखता है। हाँ, वही मैं देख रहा था। 1920 का असहयोग आंदोलन, लक्ष्य था स्वराज और तरीका था सिस्टम का बहिष्कार करना। सही कहा। फिर आता है 1930 का सविनय अवज्ञा। लक्ष्य अपग्रेड होकर पूर्ण स्वराज बन गया और तरीका सक्रिय रूप से कानून तोड़ना हो गया। और अंत में 1942 का भारत छोड़ो और लक्ष्य था तुरंत विदाई और तरीका था सामूहिक हड़ताल और करो या मरो। बिल्कुल। ये जो क्रमिक विकास है ना, पहले सिस्टम का बहिष्कार करना, फिर उसके कानूनों को तोड़ना और अंत में उन्हें सीधे घर से बाहर जाने को कहना, ये आज के समय में हमें जटिल और असंभव लगने वाली समस्याओं को सुलझाने के बारे में क्या सिखाता है? देखिए, ये इस पूरे डीप डाइव का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। ये इन्फोग्राफिक केवल इतिहास की घटनाओं की सूची नहीं है, ये एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी यानी रणनीति के विकास का एक जीता जागता प्रमाण है। मास्टर क्लास एक तरह से। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि कोई भी बड़ा पहाड़ एक ही छलांग में नहीं चढ़ा जाता। समय, परिस्थिति और सबसे बढ़कर जनता की तैयारी के अनुसार अपने तरीकों को कैसे विकसित करना है, ये उसकी सीख है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है ना। हाँ, हर आंदोलन ने अगले आंदोलन के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की, जिसने अंततः 15 अगस्त 1947 को एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण का रास्ता साफ किया। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे एक व्यवस्थित और अकल्पनीय धैर्य वाली सोच ने दुनिया का भूगोल बदल दिया। और इसी के साथ हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। काफी गहरी चर्चा रही है। बहुत गहरी। लेकिन इस टाइमलाइन को बंद करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जो 1942 के उस लीडरलेस मूवमेंट से निकल कर आता है, उस बिना नेतृत्व वाले आंदोलन से। हाँ, और ये श्रोताओं के लिए एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए, क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या किसी महान नेतृत्व की असली सफलता इसमें मापी जाती है कि वो अपनी उपस्थिति में क्या चमत्कार कर सकते हैं, या फिर एक सच्चे नेता की सबसे बड़ी जीत इसमें है कि उनकी अनुपस्थिति में भी, जब वो जेल की काल कोठरी में बंद हो और बाहर कोई निर्देश देने वाला ना हो, तब भी जनता अपने आप आगे बढ़ती रहे। वही तो, तब भी उनका सिखाया हुआ दर्शन, उनकी बनाई हुई स्ट्रैटेजी और उनका खड़ा किया हुआ ढांचा अपने दम पर काम करता रहे और लक्ष्य तक पहुंच जाए। मुझे तो यही लगता है कि शायद असली नेतृत्व अनुयायी बनाने में नहीं, बल्कि अपने पीछे ऐसे लोग तैयार करने में है जिन्हें फिर कभी किसी लीडर की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम जो इतना मजबूत हो कि वो बिना किसी सहारे के भी दौड़ सके। और जब कोई नेता उस जनमानस के दिमाग में एक ऐसा विचार बो दे जो खुद ब खुद एक पूरा देश चला ले, तो वो कोई अचानक आई अराजकता नहीं होती। वो एक प्रॉपर इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर होता है। सही कहा, वो दशकों की मेहनत से गढ़ी गई एक मुकम्मल इंजीनियरिंग है। इसी विचार के साथ हम आज की ये विस्तार से चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। इस ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट और इसके पीछे की इन शानदार स्ट्रैटेजीज पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार।